हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा पार्ट 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन। उसके बारे में थोड़ा बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावर्स के अंदर कैसे क्या होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के, है ना। और फ्लावर्स हमारे लिए किस यूज़ के लिए रहता है। और आपको भी पता होना चाहिए कि जो फ्लावर्स उसका हमारा जो रिलेशन है वो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है ना। तो इन चीज़ों के बारे में हमने क्या किया था, इसमें डिस्कशन किया था। आज हमारा सेकंड टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन का मीन्स होता है कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली एक प्रोसेस, ठीक है ना। उसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं, कई सारे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना। कई सारे अलग अलग स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, जितने भी मेल या फीमेल गैमेट होते हैं इन सब के बारे में हमको पढ़ना होता है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी की एक यहाँ पे लाइन है, बहुत प्यारी सी लाइनें हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से बताती है इन चीज़ों को, ठीक है ना। चलो देखते हैं हम कैसे क्या है इसका। जैसे यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं किसको, एक छोटी सी लाइन से। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। इसमें लिखा हुआ है कि जब भी हम एक्चुअल फ्लावर देखना चाहते हैं तो जो प्लांट होता है वो एक अच्छा प्लांट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल आपने सीड को जर्मिनेट करने के लिए डाला और वो तुरंत ही हमको फ्लावरिंग करते, ऐसा नहीं होता। एक अच्छा समय चाहिए होता है फ्लावरिंग को देखने के लिए, ठीक है ना। और उस दौरान उसमें कई सारे चेंजेस नज़र आते हैं। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफ्रेंशिएट द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। आपने ये सब देखा होगा, शायद आप लोग गार्डनिंग करते होगे या नहीं करते होगे, लेकिन जब हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, हमारे घर पे पॉट्स वगैरह रखे रहते हैं, गमले वगैरह रखे रहते हैं, तो उसमें देखना एक नया नया स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आता है। उस प्लांट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर अजीब अजीब टाइप के नज़र आते हैं, है ना। तो वो सब कैसे होते हैं? हार्मोनल चेंजेस के कारण। हमारे अंदर भी तो ऐसे होता है, हमारे अंदर भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो अलग अलग टाइप की दिखाई देती है ना। तो क्या होता है, जैसे जैसे हार्मोनल या स्ट्रक्चरल में चेंजेस नज़र आते हैं तो जो चीज़ें होती हैं वो डिफ्रेंशिएट होती चली जाती हैं और एक फ्लोरल प्राइमोडियम का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी है वो फ्लोरल प्राइमोडियम किसको कहती है मैं बता देता हूँ यहाँ पे किसको कहती है। जैसे यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है एक, और यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्लोरल बड आ जाती है। उस फ्लोरल बड को ही एक क्या कहते हैं, फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है ना। और ये जो फ्लोरल जो बड होती है वो कब फॉर्मेशन होता है इसका, कब बनती है, तो ये बनती है ड्यूरिंग इनफ्लोरेसेंस। कब बनती है? इनफ्लोरेसेंस के समय ये बनती है। और फिर हमको वहाँ पे क्या मिल जाता है, फ्लावर मिल जाता है देखने को, ठीक है ना। तो इनफ्लोरेसेंस एक प्रोसेस होती है, उसी के बाद हमको क्या मिलता है, फ्लावरिंग देखने को मिलती है। कैसे? इनफ्लोरेसेंस के बाद क्या मिलता है, फ्लोरल बड आती है और फ्लोरल बड में ही क्या लगती है, फ्लावर आता है ना। ये चीज़ हमको देखने को मिली। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द एंड्रोसियम एंड द गाइनोसियम डिफ्रेंशिएट एंड डेवलप। अब हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो मेल पार्ट होता है वो एंड्रोसियम होता है ना, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम गाइनोसियम कहते हैं। ये एक्चुअली में क्या होता है, डिफ्रेंशिएट होते जाते हैं दोनों के दोनों अलग अलग अपने डेवलपमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी यहाँ पे एक लाइन कह रही है कि यू वुड रिकलेक्ट द एंड्रोसियम कंजिस्ट ऑफ वर्ल्ड ऑफ स्टामेन रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। अब भाई हमको पता है कि जो मेल गैमेटोफाइट है या जो मेल पार्ट है उनको हम स्टमेन कहते हैं, है ना। और स्टमेन एक तो होता नहीं है, तो जितने भी स्टमेन हैं उसके लिए एक टर्म यूज़ किया था वर्ल्ड, ठीक है ना। तो वर्ल्ड ऑफ स्टमेन के लिए हम क्या कहते हैं,
एंड्रोसियम कहते हैं, और वर्ल्ड ऑफ पिस्टल को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है ना, एक चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टमेन। क्या कहते हैं, स्टमेन। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भाई हर साल क्वेश्चन आता है नीट का। ठीक है ना, यहाँ से क्या आता है, हर साल नीट का क्वेश्चन आता है, और जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनको हम बहुत अच्छे तरीके से टिक करेंगे और समझाएंगे भी। ठीक है ना, जैसा कि एक हमारा ये रहा स्टमेन। अब भाई स्टमेन को सभी जानते हैं, क्या होता है, एक मेल गैमेटोफाइट होता है, सबको पता है ना, क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ पे हम कुछ लाइन पढ़ते हैं इसकी। फिगर 1.2a शो द टू पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टमेन, द लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टाक कॉल्ड अ फिलामेंट। अब देखो, ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, इस थोड़े डायग्राम को अपन देखते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है ना, यहाँ पे डायग्राम है हमारा, देखो हमको सबको पता होना चाहिए कि भाई जो एंथर होता है, क्या, ये जो एंथर होता है एक कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। ठीक है ना, बाइलोब्ड का मीन्स होता है दो लोब वाला। ठीक है ना, और यहाँ से एक लॉन्ग स्लेंडर टाइप का निकल रहा है। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाक। क्या कहते हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाक कहते हैं, ये इन्होंने बताया है। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। और इनको हमने क्या बोल दिया, फिलामेंट। क्या बोल दिया, फिलामेंट। क्या बोल दिया, फिलामेंट। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी की लाइनों पर अपन को बहुत फोकस करना है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, और वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, चलो भाई, एक हमारी यहाँ पे इम्पोर्टेंट लाइन है, क्या लाइन है कि टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टमेन। टिपिकल स्टमेन का मीन्स होता है जनरली जो स्टमेन हमको मिलते हैं। ठीक है ना, द लॉन्ग एंड द स्लेंडर स्टाक कॉल्ड अ फिलामेंट। अब जो स्लेंडर स्टाक टाइप की जो दिख रही थी उसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। और जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने बोला था कि जो एंथर होता है वो कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, तो जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। कौन सा, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट। प्रोक्सिमल एंड का मतलब होता है जो नीचे है, लास्ट के नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ मतलब कौन सा, अभी बताता हूँ, एक सेकेंड। नीचे की तरफ कौन सा, देखो एक सेकेंड, ए जो आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा ए, इसको बोलते हैं क्या, प्रोक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं इसको, प्रोक्सिमल एंड। अब ये जो प्रोक्सिमल एंड है, किसका, फिलामेंट का, वो अटैच होता है किससे, थैलेमस से और पेटल से, पेटल ऑफ द फ्लावर। जैसा कि मैंने बताया था कि जो फ्लावर के जो कलर वगैरह जो दिखाई देते हैं ना, फ्लावर के जो कई तरह के कलर दिखाई देते हैं, वो सब उसके पेटल से दिखाई देते हैं। और जो पेटल्स वगैरह जो होते हैं वो कहाँ जुड़े रहते हैं, थैलेमस के साइड से तो जुड़े रहते हैं, अगर आपने फ्लावर्स को ठीक से देखा है तो जो प्रोक्सिमल एंड है किसका, फिलामेंट का, ठीक है ना, वो किससे अटैच होता है, थैलेमस से। और थैलेमस के ऊपर ही कौन बैठा रहता है, ओवरी, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने फ्लावर के अंदर देखी थी। अब नेक्स्ट लाइन है, द नंबर एंड द लेंथ ऑफ स्टमेन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। अब भाई सिंपल सी बात है, सारे के सारे जितने भी जो फ्लावर होते हैं, है ना, उन सब के जो एंथर होते हैं वो सब अलग अलग
साइज़ के होंगे, ऐसा तो है नहीं है कि सारे के सारे एक ही साइज़ के हों, है ना। अपन लोगों के अंदर भी अगर बात करें तो अपन लोगों की भी जो हाइट वगैरह होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि सभी 6.5 फीट के हैं, ठीक है। तो ये इसमें लिखा हुआ है अलग अलग स्पेसीज़ के जो स्टमेन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इफ़ यू वर टू रिकलेक्ट अ स्टमेन सच stamen each from 10 flower each from different species and arranged on a slide। अब देखो भाई इन्होंने कुछ नहीं बोला, इन्होंने एक क्वेश्चन टाइप का दिया है। क्वेश्चन टाइप का इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने बोला है कि भाई आप एक स्लाइड लेना, ठीक है ना, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। उन्होंने बोला कि आप एक स्लाइड लेना और उस स्लाइड में 10-10 क्या लेना, एंथल लेना, क्या लेना, स्टामेन लेना, ठीक है ना। और उस स्टामेन पे एंथर तो होते ही है ना। अगर एंथर ही नहीं होगा तो फिर वो स्टामेन ही कैसा, ठीक है। और उनके साइज़ को देखना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसका शेप कैसा है, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, उसको अरेंज करना है अच्छे से, ठीक है ना। चलो, और फिर उन्होंने बोला कि केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टमेन अंडर dissecting microscope and making neat diagram would elucidate the range in shape and attachment of anther different flower। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप ये सारी की सारी चीज़ें तो देखना ही है आप लोगों को, इसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी वो चीज़ें हैं जो एंथर हैं वो किससे अटैच हैं, वो आपको ये भी देखना है, क्या थैलेमस से अटैच हैं, क्या पेटल से अटैच हैं, ये सब भी हमको इसमें देखना होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म का मीन्स है कि जनरली जो एंजियोस्पर्म हमको मिलते हैं, टिपिकल का मीन्स होता है जनरली, जो सामान्य तौर पर मिल जाते हैं। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। जो एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है वो कैसे होता है, बाइलोब्ड होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। विथ ईच लोब हैव 2 थीका। हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। 2 थीका का मतलब होता है 2 लेयर होती हैं। दैट इज दे आर डाइथीकस, इसलिए ये कैसे होते हैं, डाइथीकस होते हैं, ठीक है ना। ऑफ्टन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थीका। अब सुनो ध्यान से, इन्होंने बोला है लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, क्या क्या बोला उन्होंने, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप के। ये आपको दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं अपन क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। बात समझ आई, इनको अपन क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप, ठीक है ना। और ये रन होती हैं, ठीक है ना, नीचे की साइड जाती हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है हमारे को ना, जितने भी डायग्राम है एनसीईआरटी को उनको समझना होता है, कई बार तो ये डायग्राम ही उठा के दे देते हैं, ठीक है, नीट जैसे एग्जामों में। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। अब देखो भाई, अब ये कोई एंथर है, क्या है, कोई एंथर है। इस एंथर का हमने क्या किया, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया। अब इस ट्रांसफर सेक्शन को करने के बाद हमको कई सारी चीज़ें देखने को मिली। जैसे इन्होंने बोला कि भाई इसके अंदर बे बायोलोब तो होता ही है, इसके अंदर ना इन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे हमको ऐसे ऐसे देखने को मिला। अब भाई ये तो बायोलोब्ड हो गया। अब इस बायोलोब्ड के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इन स्ट्रक्चरों में क्या होता है, इन स्ट्रक्चरों में क्या होता है, चलो इन स्ट्रक्चरों में होने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि ये जो चारों की चारों जो चीज़ें हैं वो क्या होती हैं। इस एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं अपन थोड़ा। द बायोलोब्ड नेचर ऑफ एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन
ऑफ द एंथर। द एंथर इज फोर साइडेड। इस फोर साइडेड को हम क्या कह रहे हैं? टेट्रागोनल कह रहे हैं। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंजिस्ट ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक क्या किससे बनी हुई है? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से बनी हुई है, जो कि लोकेटेड है कहाँ पर? कॉर्नर इन ईच लोब। ठीक है ना, ये जो दिख रहे हैं ये कॉर्नर ही तो हैं हर लोब के। यहाँ पे क्या होते हैं? लोकेटेड हैं। लोकेटेड का मीन्स क्या होता है? उपस्थित हैं। ठीक है ना, चलो अब सुनो ध्यान से। द माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या लिखा हुआ है? द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, क्या कौन सा माइक्रोस्पोरेंजिया? ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये क्या करती हैं? ये डेवलप होती हैं। ठीक है ना, और किस में डेवलप हो जाती है? पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया जो जो 4 बनी हुई है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो जो ये जो 4 दिख रही हैं, ये किस में डेवलप हो जाती है? पॉलन सैक में। तो पॉलन सैक भी कितने बनेंगे? 4 ही तो बनेंगे। तो ये पॉलन सैक में चेंजेस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। फिर इसके बाद दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडली ऑल थ्रू लेंथ ऑफ एन एंथर आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। और ये क्या होता है? इनके अंदर कई सारे चेंजेस होते हैं और फिर धीरे धीरे इनमें क्या हो जाता है? जो पॉलन ग्रेन है वो बनना चालू हो जाते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ? चलो अब भाई, जैसा कि मैंने बोला था कि प्री फर्टिलाइजेशन में अपन सारी की सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती। वही सारी की सारी चीज़ें अब नीचे आ चुकी हैं। ठीक है ना, चलो हम पढ़ते हैं क्या? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। अभी हमने देखा था ऊपर, क्या देखा था? कि भाई जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो कैसे बनी थी, है ना? कॉर्नर में थी। कितनी थी माइक्रोस्पोरेंजिया? 4 थी। ठीक है ना, अब बात करते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे क्या रहता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन तो पता ही है आपको कैसा होता है, उसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं। ठीक है ना। अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। एक कैसी रहती है? सर्कुलर रहती है। ठीक है ना, इसकी जो आउटलाइन होती है, ठीक है ना, और बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। ये सराउंड होती है कितनी लेयर से? 4 लेयर से, जिसमें पहली जो लेयर होती है, जो आउटर लेयर होती है, उसको बोलते हैं हम क्या? एपिडर्मिस। ये लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। दूसरी क्या है? एंडोथीसियम। तीसरी क्या है? मिडिल लेयर। और चौथी कौन सी है? द टैपेटम। ठीक है ना, ये 4 लेयर होती हैं। कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है ना। ये जो आउटर 3 लेयर होती हैं, आउटर 3 लेयर मतलब कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर। ये जो तीनों की तीनों लेयर होती हैं, ये कौन सी होती है? आउटर लेयर होती हैं। आउटर 3 वॉल होती हैं, है ना, वॉल लेयर होती हैं। ये इनका जो फंक्शन होता है, ये जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? प्रोटेक्शन का काम करती हैं। किसका काम करती हैं? प्रोटेक्शन का काम। और हेल्प करती हैं। क्या करती हैं ये? हेल्प करती हैं। किस में? रेजिस्टेंस में। ये जो रेजिस्टेंस होता है, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के दौरान जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज होते हैं इस एंथर से। ठीक है ना, इस डाइसेंस प्रोसेस के बाद ही रिलीज होते हैं पॉलन ग्रेन। ध्यान रखना, ये लिखा भी है यहाँ पे कि डाइसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। द इनर मोस्ट लेयर, एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, द इनर मोस्ट लेयर द टैपेटम। जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है? टैपेटम। देखो शुरू की जो 3 थी, कौन कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर। ये तीनों की तीनों तो किस में हेल्प कर रही थी? डाइसेंस में हेल्प कर रही थी, है ना, प्रोटेक्शन का भी काम कर रही थी और डाइसेंस में भी हेल्प कर रही थी। लेकिन जो लास्ट की जो लेयर है जिसका नाम है टैपेटम, वो क्या कर रही थी? वो क्या करती है? नरिश करती है। किसको? जिससे पॉलन ग्रेन डेवलप हो जाए। ठीक है ना। सेल्स ऑफ द
cells of the tapetum possess dense cytoplasm। ये जो सेल है किसकी, टेपेटम की, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है, डेंस होता है। कैसा होता है, डेंस। एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और इनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। अब एक क्वेश्चन है, कैन यू थिंक हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाय न्यूक्लिएटेड। देखो इसके एक दो तीन रीजन हो सकते हैं। एक रीज़न ये भी है कि इनकी जो सेल की जो लेयर होती है वो डिज़ोल्व होके इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो भी मिक्सड हो जाते हैं। एक ये भी रीज़न होता है। ठीक है ना। चलो अब एक लाइन हमारी, व्हेन द एंथर इज़ यंग, जब हमारा एंथर है वो यंग होता है, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्पोरोजिनस होमोजीनस सेल कॉल्ड अ स्पोरोजिनस टिश्यू। अब सुनो ध्यान से, क्या होता है जब हमारा एंथर यंग होता है तो एक कॉम्पैक्टली अरेंज में होमोजीनस सेल होती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, कैसे होता है। तो क्या होगा कि व्हेन द एंथर इज यंग, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस सेल कॉल्ड द स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। सुनो ध्यान से, मतलब इसका अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, स्ट्रक्चर देखना ध्यान से। ए भाई क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है। और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के बिल्कुल सेंटर में, इस माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में क्या है भाई, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है ये, स्पोरोजिनस टिश्यू, और होमोजीनियस है। ठीक है ना। कैसा होमोजीनियस, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि होमोजीनियस होता क्या है। ठीक है ना। नहीं पढ़ा होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो ऑक्यूपाई होता है कहाँ पे, हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पर। ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से। अब एक टॉपिक अपना और नीचे आ गया जिसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप, जब वही एंथर का डेवलप चल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, द सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब भाई इससे पहले अपन को एक चीज़ आनी चाहिए। एक चीज़ क्या आनी चाहिए, बताता हूँ क्या आनी चाहिए। सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि भाई सेल वगैरह अगर पढ़ी हो तुमने, सेल डिवीज़न वगैरह पढ़ा हो, तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई माइटोसिस क्या होता है ना, मियोसिस क्या होता है, ये हमको पता है या नहीं है। तो देखो मैं बता देता हूँ। जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीज़न होता है। कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न का मतलब होता है अगर कोई सेल डिप्लॉयड है और यहाँ पे तुमने माइटोसिस करा दिया तो यहाँ पे ये भी कैसी होगी, डिप्लॉयड ही होगी। ठीक है ना। और जो मियोसिस होता है इसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर होता है ना वो रिडक्शन हो जाता है उन क्रोमोसोम नंबर का। और यहाँ पे सेल जो होती है वो कैसी बनती है, हैप्लॉइड सेल बनती है। जैसे मान के चलो ये हमारी एक मदर सेल है, इसमें अंदर हमने क्या करा दिया, मियोसिस करा दिया। तो मियोसिस कराने के बाद ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कैसे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, और जो सेल है वो कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड हो जाएगी। इस चीज़ के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो मियोटिक, इसमें एक टर्म है मियोटिक डिवीज़न, ये कंफ्यूज करने के लिए रहता है। ये जो मियोटिक डिवीज़न है, इस मियोटिक का डिवीज़न मीन्स क्या है, मियोसिस। ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ टेट्राड। अब देखो भाई, जब वो माइक्रोस्पोरेंजिया था तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेल थे वो कैसे थे, डिप्लॉयड थे, है ना। कैसे थे, डिप्लॉयड थे। अब डिप्लॉयड होने के बाद
उसके अंदर हमने क्या करा दिया, मियोटिक डिवीजन करा दिया। मियोटिक डिवीजन का मीन्स क्या होता है, मियोसिस। और मियोसिस क्या करती है, क्रोमोसोम नंबर को क्या कर देती है, हैप्लॉइड कर देती है ना। तो जो 2n है वो 2n से कैसा हो जाएगा, n हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं कि जो टेट्राइड होंगे वो आगे चल के कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम अब आगे पढ़ते हैं कि आगे और क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी की लाइन में। चलो भाई, अभी मैं बता रहा था, इस डायग्राम को देख लेते हैं अपन एक बार। एनसीईआरटी के डायग्राम तो छोड़ना ही नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम, क्योंकि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी ही से ही पूछा जाता है। ठीक है, देखो अभी हमने किसके बारे में बात की थी, एंथर के बारे में बात कर रहे थे। तो एंथर में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था एंथर में, बताओ भाई। चलो भाई, देखो ये लेयर होती हैं, ये जो 3 लेयर दिख रही है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये तीनों की तीनों कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है। कौन सी है, आउटर है। कैसी है भाई, आउटर है। और जो आउटर लेयर थी वो किस में हेल्प कर रही थी, डाइजेशन में हेल्प कर रही थी, और किस में, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रही थी। लेकिन ये जो टैपेटम है ये क्या करती है, नरिश करती है। नरिश मतलब खाना पीना देती है, बढ़िया, ठीक है ना। और ये कैसे होते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस होते हैं इनके पास, क्या रहते हैं, मोर देन 1 न्यूक्लियस। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या होता है, एक स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ये भी मैंने बताया था कि जो सेंटर होता है, सेंटर पे एक होमोजेनस स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। वो स्पोरोजेनस टिश्यू आगे चल के क्या करता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है ना, इसी के अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे। ठीक है, और बाद में इसका जो डाइसेंस होता है, तो यहाँ पर से जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं, है ना। मैंने बताया था कि डाइसेंस के बाद क्या रिलीज़ होते हैं, पोलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं। ठीक है, चलो और आगे हम लाइनों में पढ़ते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ध्यान रखना, है ना। ये देखो ट्रांसफर सेक्शन है, मैंने बता ही दिया था, और जो इनलार्ज करके बताया गया है थोड़ा। चलो आगे पढ़ते हैं। As each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad। अब भाई देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें कह रहा है कि हर सेल स्पोरोजेनस टिश्यू की, ध्यान से सुनना, हर सेल किसकी, स्पोरोजेनस टिश्यू की, वो कैपेबल होती है, किस लिए, वो कैपेबल होती है किस लिए, 4 सेल देने में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। और इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन ये यहाँ से सीख लो। अब आपको पता ही होगा कैसे, है ना, आपको पता ही होगा कैसे कि ये स्पोरोजेनस टिश्यू होता है वो कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। ये आगे चल के इसमें मियोसिस होती है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होता है। तो ये क्या करता है, उस सेल को हैप्लॉइड कर देता है। ठीक है, और माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाते हैं। चलो, ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब भाई देखो ये क्या बन जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis। एक लाइन है, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा समझ लो पहले ध्यान से भाई। ये हमारा स्पोरोजेनस टिश्यू की एक सेल है, वहाँ से क्या हुआ, एक प्रोसेस हुई, उस प्रोसेस को क्या बोला इन्होंने, क्या बोला इन्होंने, क्या बोला बताओ, मियोसिस। यहाँ वो मियोसिस लिख रहे हैं, वहाँ माइटोटिक लिख रहे हैं, मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है, हैप्लॉइड होते हैं, और क्या बना, 4 हमको
सेल मिली, और वो सेल कैसी है, डिप्लॉयड है हैप्लॉयड। बताया था मैंने कि जब भी म्योसिस होता है तो उसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सारे के सारे डिप्लॉयड से कैसे हो गए, कैसा था डिप्लॉयड, ये कैसे हो गए हैप्लॉयड। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये किसका काम कर रही थी, पीएमसी, पॉलन मदर सेल, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये क्या है, पीएमसी, पॉलन मदर सेल। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ध्यान से, द माइक्रोस्पोर एज दे आर फॉर्म्ड आर अरेंज्ड इन अ क्लस्टर ऑफ 4 सेल। अब क्लस्टर ऑफ 4 सेल का मतलब क्या होता है, एक 4 सेल का क्या बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं। क्लस्टर मीन्स क्या होता है, गुच्छा होता है, ठीक है। और उसी के लिए क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, और उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। टेट्राड मतलब क्या, 4, ठीक है। एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेटेड, जब एंथर कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और कैसा हो जाता है, डिहाइड्रेटेड। डिहाइड्रेट का मतलब पानी, पानी उसका सब क्या हो जाता है, गायब। द माइक्रोस्पोर डिसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। फिर क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर होता है वो क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है और डेवलप कर देता है, किस में, पोलन ग्रेन में, ठीक है। किस में डेवलप कर देता है, पोलन ग्रेन में। और वही पोलन ग्रेन कुछ समय बाद क्या होंगे, रिलीज होते हैं, है ना। ये तो हमने पढ़ा है कि भाई डेhiscence के बाद ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो पोलन ग्रेन है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। चलो, इनसाइड ईच माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन grain are formed that are released with the dehiscence of anther। अभी हमने बताया था कि भाई एंथर का जब डेhiscence होता है तो उसके अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, लेकिन कितने कितने 1000, है ना, सेवरल थाउजेंड, 1-2 थाउजेंड, सेवरल, बहुत सारे थाउजेंड में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब भाई पोलन ग्रेन चल रहा है इतनी देर से, अब एक्चुअली में पता तो चले कि पोलन ग्रेन होता क्या है ना। अब हमको पोलन ग्रेन पता तो चले कि पोलन ग्रेन होता क्या है। तो चलो पोलन ग्रेन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि होता क्या है पोलन ग्रेन। चलो सुनो ध्यान से, पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन होता है ना वो क्या होता है, एक मेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। कोई पूछे कि मेल गैमेटोफाइट क्या होता है तो उसको अपन आंसर क्या होगा, पोलन ग्रेन। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगरिंग। अब भाई हिबिस्कस तो सबने देखा ही होगा। हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है उसको देखना ठीक से, उसको देखने के बाद आपको पता चलेगा, उसको टच करोगे थोड़ा तो एक ऐसा लगता है जैसे हमारे हाथों में क्या हल्दी टाइप का या येलोइश पाउडर टाइप का आ गया हो, ठीक है ना। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब इसको अंदर उसको ऑब्जर्व किस में करना, माइक्रोस्कोप में करना। यू विल रियली अमेज्ड एट वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज, शेप, कलर, डिज़ाइन सीन इन अ पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पेसीज। जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इनका जो साइज़ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा, काफ़ी कलरफुल दिखाई देंगे। किसी किसी का साइज़ कुछ अलग होगा, किसी किसी का कुछ स्ट्रक्चर अलग होगा, किसी का स्ट्रक्चर आपको पसंद आएगा, किसी का स्ट्रक्चर आपको पसंद नहीं आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करना है अगर कर सको तो, ठीक है। पोलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 to
50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये कितने होते हैं? कोई साइज़ पूछे, जनरली जो साइज़ पूछे किसके, पॉलन ग्रेन के, तो कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। कितना? 25 से 50 माइक्रोमीटर। इट हैज़ आ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड बॉल। और भाई इनके पास 2 लेयर की बॉल होती है, ठीक है ना। ये दिख रही है, ये बाहर और ये अंदर, ठीक है ना। क्या? एक बाहर और एक अंदर। ध्यान से देखना आप, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है एक। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन। 2 लेयर बताई थी मैंने, है ना, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो जो बाहर की जो हार्ड लेयर है, आउटर लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइन। जो कि किससे बनी होती है? एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। सब जानते हैं कि जो एक्साइन होता है वो स्पोरोपोलेनिन से मिलके बना हुआ होता है। जो स्पोरोपोलेनिन होता है एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल का मीन्स इसके ऊपर अपन कोई भी केमिकल डालें, कुछ भी वो कुछ भी करें अपन इसके ऊपर, इसको कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। ये जैसा है वैसा ही रहता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाई। इसके ऊपर हम चाहे जितना भी एसिड डाल लें, चाहे जितना भी एल्कलाई मीडियम में, चाहे जितना भी हाई टेम्परेचर दे दें, ये जैसा है वैसा ही रहता है। नो एंजाइम डेट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन। कुछ डिग्रेडेशन वगैरह नहीं होता इसमें, कोई एंजाइम ऐसा है ही नहीं जो इसको क्या कर दे, डिग्रेड कर दे, यानी कि इसको ख़त्म कर दे। पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट एपर्चर कॉल्ड जर्मोपोर। अब सुनो ध्यान से, इसमें थोड़ा सा अपन को एक डायग्राम बनाते हैं अपन। ए भाई क्या है, इसी के ऊपर बना देते हैं। चलो, ये यहाँ पे एक पॉलन ग्रेन है। इस पॉलन ग्रेन के ऊपर एक ऐसे 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 करके लेयर होती है। ऐसे ऐसे तो नहीं होती, लेकिन वो ठीक है। एक क्या होता है, यहाँ पे कुछ स्पेस रहता है, ऐसे ऐसे कुछ होल्स रहते हैं। इनको हम कहते हैं जर्मोपोर। क्या कहते हैं? जर्मोपोर। और यहाँ से क्या होता है, एंटाइन के द्वारा, किसके द्वारा? एंटाइन के द्वारा यहाँ से क्या निकलती है? पॉलन ट्यूब निकलती है, ठीक है ना। क्या निकलती है यहाँ से? पॉलन ट्यूब निकलती है। चलो, अच्छा, और जर्मोपोर के यहाँ पे जो पॉलिनेन होता है वो एब्सेंट होता है। पॉलन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व एज अ फॉसिल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। अब ये जो पॉलन ग्रेन वगैरह होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं अपन एज अ फॉसिल। क्यों? क्योंकि इसके पास जो स्पोरोपोलिन होता है वो तो हमको सबको पता ही है कि वो कितना हैवी होता है, हैवी मटेरियल होता है। उसके ऊपर किसी भी एंजाइम का इफेक्ट नहीं होता, किसी भी एसिड का इफेक्ट नहीं होता, किसी भी एल्कलाई का इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा रहता है वो। अब सुनो ध्यान से, द एक्साइन क्या कह रहा है? द एक्साइन एग्जिबिट अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिज़ाइन, ठीक है ना। एक जो पैटर्न होता है, देखो वैसे पैटर्न तो ऐसा ऐसा होता है, ये तो मैंने वैसा बना दिया, लेकिन पैटर्न देख लो ध्यान से कैसा कैसा होता है। ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे 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 रहता है। बीच में यहाँ पे एक जर्मोपोर टाइप का रहता है, ठीक है ना। अब वो ठीक से बन नहीं रहा, ड्राइंग वैसी बेकार है मेरी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, इसकी जो इनर लेयर थी वो क्या थी? इसकी जो इनर लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? एंटाइन, ठीक है ना। इट इज़ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। एक्साइन किससे बनी हुई थी? स्पोरोपोलिन से। और यहाँ पे जो हमारी एंटाइन है वो किससे मिलके बनी हुई है? सेलुलोज और पैक्टिन से। द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ध्यान से सुनना, जो साइटोप्लाज्म है किसका, पोलन ग्रैन का, वो किससे सराउंडेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। इसके चारों ओर क्या है, एक मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। जब पोलन ग्रेन कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, कैसा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो 2 सेल रहती हैं इसके पास, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो बड़ी होती है, और जो छोटी सेल होती है, स्मॉल होती है, वो कौन सी होती है, जनरेटिव सेल। अब ये जो यहाँ पे वेजिटेटिव जो सेल है, क्या यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या करती है, फूड को रिजर्व करके रखती है, ठीक है ना। ये क्या करती है, फूड को रिजर्व करके रखती है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर होता है, फूड को रिजर्व करके रखती है। और इसका जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है वो बड़ा तो होता है लेकिन कैसा होता है, इर्रेगुलर, ठीक है। द जनरेटिव सेल इज अ स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ये जो जनरेटिव सेल होती है छोटी होती है और फ्लोट होती है कहाँ पे, वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट होती है, कौन सी, जनरेटिव सेल, ठीक है। इट इज स्पिंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। इन ओवर 60% of angiosperm pollen grain are shed at a 2-cell stage. In the remaining species of the generative cell divide mitotically, give rise to male। चलो सुनो ध्यान से, क्या कहना है इनका। अब ये कह रहे हैं, इनका कहना ये है कि भाई इन 60% एंजियोस्पर्म, 60% एंजियोस्पर्म की बात करें हम, तो जो पोलन ग्रेन होता है, 60% एंजियोस्पर्म की बात करें तो जो पोलन ग्रेन होता है वो कैसा होता है, 2 सेल, कैसा होता है, 2 सेल, ठीक है ना। और 2 सेल स्टेज पे रहता है, 2 सेल स्टेज पे मतलब क्या होता है, ठीक है। जो 2 सेल स्टेज होती है, ये एक ही वाली सेल और एक ही वाली सेल, ये जो सेल होती है ना, जो जनरेटिव सेल होती है, आगे चल के किस में, गैमेट में चेंज हो जाती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, और यहाँ पे जो 40% होते हैं, जो 40% होते हैं उनके अंदर कैसी रहती है, 3 सेल स्टेज, कैसी सेल स्टेज होती है, 3 सेल स्टेज, ठीक है। चलो चलो सुनो ध्यान से, सबको पता है कि भाई जो पोलन ग्रेन होता है वो रिच रहते हैं किस में, न्यूट्रिएंट में। इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ पोलन टैबलेट एज अ फूड सप्लीमेंट। आजकल क्या होता है, सुना होगा आपने, एक फैशन टाइप का हो गया है कुछ सालों से, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो पोलन ट्यूब हो, जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको एज अ पोलन टैबलेट को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट एंड सिरप आर अवेलेबल in the market. Pollen consumption has been claimed increase the performance of athletes and race horses। अब ये देखो क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सुनो ध्यान से। जो पोलन टैबलेट होती हैं, क्या पोलन टैबलेट जो होती हैं, ठीक है, उनको ये लोग यूज़ करते हैं, कौन लोग यूज़ करते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स मतलब पता है ना, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, ठीक है ना, वो लोग यूज़ करते हैं। और इसका जो कंजप्शन है वो दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे रखा हुआ है, चलो ये पोलन टैबलेट्स वगैरह बताई गई हैं, ये इस चीज़ को ध्यान रखना। चलो,
एक छोटा सा टॉपिक और है यहाँ पे। चलो, when once they are shed, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have bring about fertilization। देखो एक चीज़ सुन लो ध्यान से यहाँ पे, अब सुनो भाई, ए वाई फीमेल पार्ट होता है, क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और यहाँ रहते हैं भाई साहब एंथर, ठीक है ना, और एक किस पे रखा रहता है फीमेल पार्ट, थैलेमस पे, थैलेमस पे रखा रहता है। यहाँ से कई सारे एंथर्स जो होते हैं वो अटैच रहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, और इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। अब क्या होता है, सुनना ध्यान से, यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन आते हैं मचमचाते हुए, और जो स्टिग्मा होता है थोड़ा स्टिकी होता है, आते हैं मचमचाते हुए और यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। बैठ क्या जाते हैं, जो स्टिग्मा से कुछ केमिकल्स टाइप के रिलीज होते हैं, स्टिकी केमिकल्स होते हैं इनको, जो कि इनको चिपका लेते हैं। चिपकाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से पोलन ट्यूब को फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो इनकी कुछ वाइबिलिटी रहती होगी, यानी कि सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि इनकी कोई एक एक्सपायरी डेट भी रहती होगी, है ना, कि ये कब जर्मिनेट होंगे, कब जर्मिनेट नहीं होगी इनकी पोलन ट्यूब, तो इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो इसको हम दोबारा से पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि व्हेन दे आर शेड पोलन ग्रेन हैव टू लैंड ऑन द स्टिग्मा। अब भाई जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे आ चुका है, बिफोर दे लॉस वाइबिलिटी इफ़ दे आर ब्रिंग टू फर्टिलाइजेशन। देखो अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ गया है बिना अपनी जर्मिनेटिंग पावर को लॉस किए हुए, ठीक है ना, तो वो फर्टिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सोचेगा, आगे जाएगा। अगर वो अपनी वाइबिलिटी को लॉस कर चुका है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, क्योंकि पोलन ट्यूब बनेगी नहीं, पोलन ट्यूब बनेगी नहीं तो जो गैमेट है, मेल गैमेट है, वो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक पोलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी। अब ये जो अपनी वाइबिलिटी को रिटेन कैसे कर सकता है, उन चीज़ के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं, तो सुनो ध्यान से। द पीरियड ऑफ विच पोलन ग्रेन रिमेन viable is highly variable and some extent depend on the prevailing temperature and humidity in some cereals such as rice and wheat। कुछ अनाज हैं जैसे कि चावल और गेहूँ, इनके जो पोलन ग्रेन हों वो अपनी वेबिलिटी को लॉस कर देते हैं 30 मिनट के अंदर ऑफ देयर रिलीज, एंड सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ। कुछ सोलेनेसी फैमिली के कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो कुछ महीनों तक होती है। लेग्यूमिनेसी की भी बात करें अपन, यू मे हैव हियर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज फॉर ईयर in liquid nitrogen -196 degrees Celsius. Such stored pollen can be used as a pollen bank similar to seed bank in crop breeding program। अब देखो जिस तरीके से जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन के सीमेन को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं, है ना। ह्यूमन को जो भी स्टोर होता है उसको हम क्या करके रख सकते हैं, क्लियर करके रख सकते हैं, है ना, बचा के रख सकते हैं। तो ऐसे ही जो सीड होता है, क्या जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको भी हम बचाकर रख सकते हैं, लेकिन कंडीशंस क्या होनी चाहिए, लिक्विड नाइट्रोजन होना चाहिए। कितना, वो भी टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -190 डिग्री सेल्सियस में। और इसको हम कहाँ रख सकते हैं, पोलन बैंक में रख सकते हैं,
सीड बैंक में रख सकते हैं, ठीक है ना। पॉलन बैंक जो कि सिमिलर होती है किसके, सीड बैंक की। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम चला सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा अभी एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं अपन क्या, स्टैमेन के बारे में, यानी कि मेल पार्ट। अभी मेल पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी फीमेल पार्ट जो है वो अपना नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है ना। अगर इसमें कुछ और भी लाइनें हैं जो समझ नहीं आई हैं तो वो मुझे आप बता देना, ठीक है ना। और ये हमारा यहाँ पे 50 मिनट से ज़्यादा की वीडियो हो चुका है, तो सिंपल सी बात है, लंबा वीडियो हो गया है थोड़ा, है ना। और वैसे भी ये एक दिन का तो है नहीं है कि एक आध घंटे में हो जाए, एक दिन का भी नहीं है वैसे तो, ठीक है ना। 3 4 5 दिन तो लगते ही लगते हैं इसमें। तो इसमें अगर कुछ समझना है तो मुझे कमेंट में बताना, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो का जो पार्ट है पिस्टिल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय।